नमस्कार, आदाब। आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज ही के दिन 1 साल पहले हमास ने इज़राइल के ऊपर अटैक किया और जिसके अंदर लगभग 1200 लोग मरे थे। मरने वालों में अधिकतर बेगुनाह थे, औरतें भी थीं और कहा जाता है कि बच्चे भी थे। हालाँकि हमास ने इसका खंडन किया है और दूसरी तरफ ये भी है कि वो 250 से थोड़े ज़्यादा या करीब लोगों को वो बंदी बना के भी लिया है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये कैसे हो गया, इसलिए कि इज़राइल को तो अपनी सिक्योरिटी पे इतना नाज़ था कि कोई उसको ब्रीच नहीं कर सकता और पता नहीं कितनी लेयर की सिक्योरिटीज़ है। वो पूरी दुनिया में अपने सिक्योरिटी सिस्टम्स को भी बेचते थे। सबके होते हुए और बहुत आसानी से गए, कि नहीं गए, और भी लोग साथ में चले गए उनके, और वहां से आर्मर्ड कार पे भी लिए आए, बच्चे भी उस पे घूम रहे थे चढ़े हुए। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हो गया इजराइल, जिसको आज तक वहां पे उसके रिटेलिएशन में इजराइल तब से 1 साल से गाजा के ऊपर अटैक कर रहा है। उसमें मरने वालों की संख्या लगभग 22,000 के करीब हो चुकी है। यही नहीं, कई पता नहीं अनगिनत लोग मलबे में दबे हैं क्योंकि पूरी पूरी फैमिली मर गई है, दबी हुई है, पता ही नहीं है उसके बारे में। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, गाजा जो है ये केवल एक 22-23 किलोमीटर लंबा और 6-7 किलोमीटर, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा चौड़ा, 12-13 तक हो जाता है बाकी एक साइड में एरिया है। इसीलिए इसको कहते हैं स्ट्रिप, पट्टी का कहा जाता है कि तरह से इसकी काफी जमीन पहले ही इजराइल हड़प कर चुका है। तो ये जो एरिया है इसके अंदर लगभग 23 लाख लोग रहते हैं और बहुत ही कंजेस्टेड है, इसलिए मकान हमेशा ऊंचे बनाए गए, बड़े बिल्डिंगें एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इस तरह से हाई राइज। तो मरने वालों की संख्या बहुत है। जब वो ध्वस्त होते हैं तो बहुत से लोग मर जाते हैं, बहुत से दब जाते हैं इसके अंदर। मरने वालों में अधिकतर बताया जाता है कि तादाद जो है बच्चे और औरतों की है, जिसको लेके काफी लोग नाराज हैं। पूरे यूरोप अमेरिका में बड़े बड़े जुलूस, डिमॉन्स्ट्रेशंस सब हो रहे हैं कि सीज फायर नाउ, बंद करो। पैलेस्टाइन के पक्ष में भी बात की जा रही है। दूसरी बात ये भी है कि 1 साल से इजराइल लड़ रहा है मगर अभी तक उसको पूरी तरीके से कामयाबी नहीं मिली। यानी उनका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वहां जाने का, वो ये था कि हमें इसके का हमेशा के लिए खास खात्मा करना। वो ऑब्जेक्टिव नहीं पूरा हो सकता, हो पाया इतने लोगों के मरने के बाद। और बहुत से लोगों का कहना यह है कि ये पूरा भी नहीं हो सकता। किसी के इतने लोग मरे हैं तो उनके फैमिली, बहुत से यंग लड़के घर छोड़ के हमास को ज्वाइन करते जा रहे हैं। उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग मिल जाती है और उसके बाद वो खड़े हो जाते हैं। बहुत ऑर्गेनाइज या लंबी ट्रेनिंग की भी जरूरत है। इस तरीके से उनको ये जंग फैलती जा रही है क्योंकि इसराइल के ऊपर काफी प्रेशर था कि 1 साल हो गया। जनता का भी सवाल था कि 1 साल से लोग बंदी हैं, उनके फैमिली के लोग हर साल सैटरडे के दिन वहां पे, इतवार के दिन बड़े डिमॉन्स्ट्रेशंस करते हैं, उनकी रिहाई की डिमांड करते हैं। और उनका मानना ये है इजरायली पब्लिक का कि ये प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू फेल हो गए हैं, पूरी तरीके से नाकामयाब रहे उनको वापस लाने में लोगों को। इसलिए नई गवर्नमेंट आनी चाहिए जो उससे ज्यादा सख्त हो या जैसी भी हो, निगोसिएशन से लेके आए। अब वो बात करते हैं निगोसिएशन की। हालांकि कुछ वहां पे बहुत एक्सट्रीमिस्ट भी हैं जिन्हें ये भी कहा है कि न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, सबको ध्वस्त कर देना चाहिए। इसराइल का मानना ये है कि एक ही तरीका है इनको जीत का, कि युद्ध का विस्तार कर दो ताकि एक ऐसी स्टेज आ जाए जिसमें अमेरिका को भी ज्वाइन करना पड़े और पश्चिमी देश भी इसराइल की हिफाजत के लिए, इसराइल के प्रोटेक्शन के लिए उनको भी आना पड़े। पहले तो उसने हिजबुल्ला के ऊपर टारगेट करने लगा। हिजबुल्ला पे इसलिए भी करने लगे कि हिजबुल्ला
ने जैसे ही इन्हीं ने इजराइल ने हमास पे अटैक करना शुरू किया गाजा में, उसके अगले दिन से ही हिजबुल्लाह ने नॉर्दर्न इजराइल जिससे उसका बॉर्डर मिलता है वहां पे उसने भी मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल करके अटैक करना शुरू किया। और उसका नतीजा ये हुआ कि काफी बड़ी संख्या में, कहा जाता है कि 80 से 1000 60,000 तक के लोग इसराइलियों को वो छोड़ना पड़ा वो रीजन नॉर्दर्न इसराइल और दूसरी जगह जाके बसना पड़ा। ये काफी बड़ा एरिया है। यही नहीं बल्कि उन्हीं ने गोलान हाइट जो सीरिया की है जिसके ऊपर इसराइल का कब्जा है 1967 से, वहां के ऊपर भी लगातार अटैक किए। इसी कारणवश चलते हुए इस समय इसराइल जो है पिछले एक हफ्ते से ज्यादा हो गया लगातार हिजबुल्लाह को निशाना बना रहा। वो हिजबुल्लाह ही को नहीं निशाना बना रहा बल्कि लेबनान को निशाना बना रहा। बिल्कुल उसी तरीके से अटैक हो रहे हैं जिस तरीके से गाजा में होता है। ऐसा लगता है कि जैसे दूसरा गाजा वाला एक्सपेरिमेंट अब इसराइल ने कहा है कि वो बॉर्डर का जो एरिया है लितानी रिवर तक 7 8 10 किलोमीटर के बीच में है। इसी तरह कहा है कि उसको वो खाली कर दें। इस एरिया को इसलिए वो खाली कर दें कि उसके नीचे टनल्स हैं, ऊपर से ये लोग अटैक करते हैं इसराइल के ऊपर, तो वो वहां पे उसको खाली करके वहां पे वो बफर जोन बनाएंगे और अपनी सेना, टैंक्स और आर्टिलरी ये सब वहां पे डिप्लॉय करने का उनका प्लान। जब वो अंदर आए एक बार घुसे कोशिश की तो कई इजरायली सोल्जर मरे भी और बराबर झड़प भी हो रही है, लड़ाई भी वहां होती है। लेकिन इसराइल अभी भी डिटरमिन्ड है और लगातार बॉम्बिंग कर रहा है, चारों तरफ बॉम्बिंग कर रहा है। साउथ लेबनान का जो एरिया है ये एरिया में शिया मुसलमानों अधिकतर हैं। अभी बीच में कुछ पॉकेट्स क्रिश्चियंस के भी हैं, लेकिन ये लोग अमन शांति से एक जमाने से रह रहे हैं। ये भी बात है कि यहाँ के ऊपर हिजबुल्लाह के अधिकतर फाइटर्स और लोग इसी जगह से निकले। ये एरिया किसी जमाने में बहुत अंडर डेवलप था। बाद में जब से हिजबुल्लाह स्कूल कॉलेज उनका जो प्रोग्राम था चैरिटी था उसमें उसके काफी खुला स्कूल कॉलेजेस इस तरह किया जिससे पढ़ाई का स्तर बढ़ा, जॉब भी मिल गई लोगों को और एक पोजीशन इनकी इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी बेटर हुई, इसलिए हिजबुल्लाह की काफी बचा। और दूसरे ये लोग काफी परेशान थे हम इसराइल के लगातार अटैक से। हिजबुल्लाह 80 के दशक में आया और उससे पहले दूसरा मिलिटेंट ग्रुप था वहां पे अमल, और वो भी पॉलिटिकल विंग भी थी जैसे हिजबुल्लाह की है, पॉलिटिकल विंग भी है, मिलिटेंट विंग भी है और चैरिटी भी है। तो इस वजह से काफी, लेकिन वो लोग असमर्थ रहे हैं इसराइल को वहां से एक्सपेल करने में, हटाने में। हिजबुल्लाह उससे ज्यादा मिलिटेंट ग्रुप था और ये ईरान से टोटली अपने को इन्हीं ने जोड़ा और ईरान से इनको काफी मदद की लगातार वहां पे। अब इसराइल का कहना यह है कि युद्ध तब तक चलेगा जब तक हिजबुल्लाह को खत्म नहीं हो जाएगा। हिजबुल्लाह को तो खत्म होगा नहीं, लेबनान का डर है कि कहीं खत्म ना हो। लेबनान बहुत छोटा सा मुल्क है, 5 लाख की पॉपुलेशन है, बहुत सुंदर देश है, लोग बहुत फन लविंग है, म्यूजिक, आर्ट, कल्चर। और एक जमाने में तो पत्रकारिता का भी अरब का सबसे अच्छे अखबार वहीं से निकलते थे। काफी जो छूट है वहां पे, डेमोक्रेसी है। तो इस वजह से अब वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मेडिटेरेनियन कोस्ट पे है, वो बहुत खूबसूरत एरिया है पूरा। तो लेकिन ये कि उसको ये लगातार ध्वस्त करते हैं। यही नहीं बल्कि जो इसराइल के एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्हीं ने कहा कि इसराइल हम हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से ध्वस्त, लेबनान को, सॉरी, हिजबुल्लाह के साथ साथ लेबनान को भी पूरी तरीके से ध्वस्त कर देना चाहिए। यही नहीं बल्कि अब ये भी बात होने लगी है कि लेबनान भी एक जो है वो पहले जो बिब्लिकल लैंड थी उसका एक पार्ट, यानी वो इसराइल का हिस्सा। इसराइल का मानना यह है कि जो वेस्ट बैंक है और ईस्ट जेरूसलम है ये भी ये उन्हीं की जमीन है, ये कोई ऑक्युपाइड टेरिटरी नहीं है और इसके ऊपर उनका कब्जा नहीं है, बल्कि वो उसी के अंदर अपने जो है सेटलमेंट्स बना रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं फिलिस्तीनियों को निकालने का। और प्योर
जूइश स्टेट उनका बनाने का इरादा है। तो इस तरीके से लगातार उनके चल रहा है। अब दूसरी तरफ ये भी है कि वो दूसरे एक ऑब्जेक्टिव और है कि उनका मानना ये है कि जब तक इजराइल में शांति नहीं होगी, कि जब तक हूती, हिजबुल्लाह, हमास, इस्लामिक जिहाद या इराकी मलेशिया शिया और उसके अलावा दूसरे जो हैं सीरिया में जो बहुत से ग्रुप्स हैं, इन सब का सफाया नहीं किया जाएगा। और उनके साथ साथ ईरान में भी जब तक ये आयतुल्लाह रिजीम वो कहते हैं इसको, वो रहेगी, तब तक इजराइल में शांति नहीं रहेगी। इनका मानना ये है कि अगर ईरान के रिजीम का डाउनफॉल होता है तो ये सारे ग्रुप जो है मिलिटेंट, ये भी कमजोर हो जाएंगे, इनसे लड़ना आसान है। तो इजराइल, इनका मानना ये है कि मेन टारगेट उनका ईरान है। काफी समय से प्रोवोक कर रहे थे, हमने देखा है कि उनकी कंसुलेट पे भी किया अटैक, उनके बहुत से सैनिकों को भी मारा लेबनान में, फिर उसके अलावा उन्हीं ने उसको भी, उनके साइंटिस्टों को भी टारगेट किया, मारा। और हालांकि जब उन्होंने ईरान की कॉन्सुलेट पे अटैक किया तो उसके बदले में ईरान ने लगभग कई 100-200 मिसाइल और ड्रोन के साथ अटैक किया इजराइल के ऊपर। क्षति ज्यादा नहीं पहुंची, उन ईरान ने कोई ऐसा किसी रिहायशी इलाके पे नहीं मारा था कोई बॉम्ब, बल्कि ये किया था कि एक मैसेज दिया था कि हमारी कितनी शक्ति का डिमॉन्स्ट्रेशन। अब ये है कि एक उसके बाद अब ये डायरेक्ट अटैक फिर हुआ उनके ऊपर, जब इस्माइल हानिया की डेथ का बदला लेना था उनको, जो कि ईरान के अंदर हुए। हमास के सब वरिष्ठ नेता थे, और उसके बाद हिजबुल्लाह के जो चीफ थे सैयद हसन नसरुल्लाह, उनको इजरायलियों ने मारा। उसके बदले में उन्हें दोबारा अभी फिर 180 मिसाइल ड्रोन इनसे अटैक किया, और कुछ जगहों पे उनके कुछ 3 मिलिट्री बेसिस पे कहा जाता है कि वहां पर एक एयर बेस था, उसको काफी नुकसान पहुंचा, और 2 एक जगहों को और टारगेट किया है। धीरे धीरे इंफॉर्मेशन आ रही है, इजराइल सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा सही, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और अल्टरनेट सोर्स ऑफ जो इंफॉर्मेशन है उसके माध्यम से काफी खबरें आ रही हैं। अब देखना ये है कि क्या इजराइल ने कहा है वो इसका बदला लेगा और उससे ज्यादा सख्त अटैक करेगा। इजराइल ने कहा है कि वो उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और ऑयल इंस्टॉलेशन को भी ध्वस्त करेगा। अमेरिका का कहना यह है कि इन जगहों पे न करें, इसी का अगर रेडिएशन होगा तो चारों तरफ फैलेगा। अमेरिकन ट्रूप्स भी हैं वहां पे और दूसरे देश बहुत करीब हैं। और इसके अलावा ये भी है कि अगर तेल के ऊपर अटैक होगा और तेल की सप्लाई बंद होगी तो एकदम से तेल की प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगी और सीधे अमेरिकन इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, और यूरोप के देशों पे ही नहीं बल्कि सारे देशों पे। इसलिए उनको एडवाइस किया है, लेकिन सवाल इस बात का है क्या ईरान उनकी एडवाइस को सुनेगा, वो समय बताएगा। एक उनकी ने ये भी कहा, इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने एक मैसेज भी ईरान की जनता को दिया कि वो आयतुल्लाह रिजीम्स को वहां पे जो है, यदि उस रिजीम को खत्म होना चाहिए, वो चाहते हैं कि वहां पे अमन शांति आए, ईरान में उनकी तरक्की हो, उन लोगों की उनके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगा, और बहुत से उन्होंने ख्वाब दिखाए हैं उनको। जब उन्होंने इस तरह की बातें की, उसी के फौरन बाद ईरान ने भी अटैक। क्या सवाल इस बात का ये है कि पहली दफे ऐसा हुआ है कि इजराइल के ऊपर भी अटैक हो रहा है। इससे पहले इजराइल जाता था जहां जी चाहता था बॉम्बिंग करता था। इराक में उसने इराकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को ध्वस्त किया, फिर उसके बाद उसने लीबिया के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को ध्वस्त किया, बना रहे थे। सीरिया के बारे में उसने अक्यूज किया है कि वो भी न्यूक्लियर प्लांट शुरू कर रहे थे, उसको वहां पे ध्वस्त किया। और सीरिया में तो आए दिन उनकी बॉम्बिंग जारी रहती है। वहां पे भी वो चाहते हैं कि बशर अल असद की रिजीम बदलनी चाहिए। लेकिन अब ये हो रहा है उल्टा कि इसराइल के ऊपर अटैक हो रहे हैं, इसराइल के मिलिट्री टारगेट और उनके खास तौर से जो इकोनॉमिक असेट्स हैं उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, बहुत सी जगह हुआ भी है उनके ऊपर।
2 तक मिलियन एक रिपोर्ट के मुताबिक, कितनी सही है इसकी इजराइल, क्योंकि इजराइल ने अभी इसमें पुष्टि नहीं की। कहा जाता है कि 2 मिलियन लोग जो हैं इजरायलीज मुल्क छोड़ के चले गए। इसमें अधिकतर वो लोग हैं जिनके पास डुअल सिटीजनशिप थी, यानी फ्रांस की भी थी, इजराइल की भी थी, अमेरिका की भी थी और इजराइल की भी थी, यूरोप के बहुत से देशों की थी साथ में इजराइल। वो लोग जिनके घर वहां पे थे या कुछ सहारा था, वो माइग्रेट करके चले। टूरिज्म जो उनका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू था, वो बहुत डाउन हो गया। फैक्ट्रियां बहुत सी बंद हो गई हैं क्योंकि थ्रेट की वजह से। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आ रहा था ईरान के तमाम दुनिया से इजराइल में, उसमें आना बंद हो गया अधिकतर, और बहुत सा इन्वेस्टमेंट निकल के दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहा है जंग के चलते भी। और ये है कि ईरान ने और इन मिलिटेंट ग्रुप्स ने इजराइल की सिक्योरिटी एक बड़ा थ्रेट बन के रखी। अब ये देखना है कि जो इनके टारगेट इतने बुलंद हैं, इतने बड़े हैं, क्या पूरे कर पाएंगे। हमने देखा अमेरिका ने भी बड़े लंबे लंबे टारगेट बनाए थे। वियतनाम में उनकी, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया में हार हुई, अफगानिस्तान में कुछ नहीं कर पाए, 20-22 साल तक लड़ते रहे, उसी जिससे लड़ रहे थे उसी को सत्ता सौंप के आए। इराक में सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट गिरा दी, मगर यह है कि वहां पे कोई एक प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट नहीं बना पाए। अब उनका कहना यह है कि अमेरिका और इसराइल अगर ईरान की रिजीम बदलती है तो फिर अमेरिका का सीरिया की भी रिजीम गिर जाएगी, हाफिज अल असद की, वहां पे वो अमेरिकन रिजीम बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और फिर उसके अलावा ये भी है कि वो वहां पे भी ये जो इराक में भी वो प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट बना लेंगे। इसलिए ईरान की रिजीम हटना, और ईरान की रिजीम हटती है तो फिर उनका इन्फ्लुएंस जो है सेंट्रल एशिया में भी हो जाएगा। इस तरह से अफगानिस्तान, इराक और ईरान पे अगर उनका वर्चस्व है तो वो पूरे वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया पे उसका इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ जाता है, उसका दबदबा बढ़ जाता है। क्योंकि ये तीनों देश, इन पूरे देश, यही नहीं बल्कि कॉकेशियस रीजन, बिकॉज ईरान का बॉर्डर कॉकेशियस से भी मिलता है, जिसे कोहकाफ भी कहा जाता था पहले, उर्दू में आज भी कहते वहां पे। और तुर्क लोग उसको कफकाज भी कहते हैं। तो ये जो पूरा रीजन है रशिया तक यहाँ पे हो जाएगा। इसको ये यहाँ पे भी तेल के बड़े भंडार पाए जाते हैं, और अमेरिका, उनका मानना ये है कि तेल के ऊपर ग्रेटर कंट्रोल, यानी बड़ा कंट्रोल अमेरिका का होना चाहिए। अगर अमेरिका अपने को 21st सेंचुरी में, पूरी सेंचुरी में अपने को एक अकेला सुपर पावर बनाए रखना। और साथ में ये भी, अगर इन देशों पे कंट्रोल हो जाता है और अब कामयाब हो जाते हैं तो फिर ब्रिक्स की भी मुश्किल आ जाएगी। यहाँ पे अगर हो जाता है, इस तरह से बन जाता है हिसाब, इसी के अमेरिकन फोर्सेस का प्लान ये वहां से विड्रॉ करके पश्चिम एशिया से अपने उनका कंसंट्रेशन इजराइल पे होगा। उनका कंसंट्रेशन जो है वो ताइवान यानी चाइना के ऊपर वो वहां पे चाहते हैं, वहां पे चाइना के साथ कंसंट्रेशन, और रशिया के साथ ऑलरेडी वहां पे engaged है। रशिया ऑलरेडी फंसा हुआ है यूक्रेन वॉर में। इस तरह से रशिया, चाइना, ईरान और पश्चिम एशिया, सऊदी अरेबिया वगैरह जो चाहते थे ब्रिक्स को ज्वाइन करना, वो नहीं ज्वाइन कर पाए। एक बड़ी समस्या है ये है कि हमने देखा है कि युद्ध के माध्यम से मसले हल ही नहीं होते और बिगड़ते जाते हैं बल्कि मसले। युद्ध जो है वो किसी चीज का सलूशन होता नहीं, बातचीत ही अल्टीमेटली होती है, उसी से कुछ सलूशन निकलता है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कहने की बात बाद में पता चलेगा। हमास कहती है कि हमने अटैक इसलिए किया कि हम लोग 17 साल से ज्यादा पूरे गाजा पट्टी के ऊपर इजराइल ने ब्लॉकेट कर रखा था, घेर रखा था, वहां से कोई आदमी जा सकता था ना आ सकता था बगैर इजरायली परमिशन के। सामान, खाना पीना, पानी, हर चीज, बिजली उनकी मर्जी से वहां पे जाती थी। बहुत बुरी कंडीशंस में थे, इस कारणवश उनको उन्हीं ने
सोचा कि एक ही तरीका है कि जो स्टेटस को बना हुआ है उसको तोड़ना चाहिए इजराइल के अंदर। और दूसरी बात ये भी थी, उनको ये भी लग रहा था डर कि अब्राहम अकॉर्ड जो होने जा रही है साइन, उसमें सऊदी अरेबिया भी ने भी कहा था कि वो भी बातचीत कर रहा है। उसने यहाँ तक कह दिया था कि काफी प्रोग्रेस हुई है। उनके जो शहजादे हैं क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उनका था इस डायरेक्शन में। अगर अब्राहम अकॉर्ड सऊदी अरेबिया ज्वाइन कर लेता तो फिर बाकी अरब देश भी और जो नॉन अरब देश भी हैं बहुत से मुसलमान वो भी ज्वाइन कर लेते हैं, और फिलिस्तीन का मसला हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में चला जाता में तो है ही, खत्म ही हो जाता, और इसराइल एक ग्रेटर इसराइल बनाने में कामयाब हो जाता है। यानी फिलिस्तीनियों को जो गाजा में है उनको इजिप्ट में ढकेल देता, और जो फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम में उनको जॉर्डन के अंदर, और ये दोनों हुकूमतें लेने पे भी किसी हद तक कमजोर थी। हालांकि स्टेटमेंट उन्हीं ने इसके बरक किया, लेकिन ये दोनों हुकूमतें जो हैं जॉर्डन और इजिप्ट की इतने ज्यादा अमेरिका पे डिपेंडेंट है, इतना ज्यादा इनका घनिष्ठ संबंध इसराइल के साथ है कि ये, और इनके पास बार्गेनिंग कैपेसिटी कुछ नहीं है, तो ये जो वो चाहेगा इसराइल अमेरिका उसको इनको करना पड़ेगा, क्योंकि ये इकोनॉमिकली मिलिट्रीली हर तरह से उस पर डिपेंडेंट है। वर्ल्ड बैंक, IMF, इन सब लोन, उसके अलावा अमेरिकन एड जो उनको मिलती है हर साल। अब देखना ये है कि उन्हीं ने स्टेटस को तो ब्रेक कर दिया, मगर उसकी ये बहुत बड़ी प्राइस इन्होंने उनको पे करनी पड़ी है गाजा के लोगों को, गाजन्स को। क्या नतीजा होगा ये कहना मुश्किल है, जंग पूरे क्षेत्र में फैलती हुई नजर आती है, और अगर ऐसा होता है, वो तेल की ईरान कहता है वो तेल की सप्लाई डिस्टर्ब कर देगा। वो ये भी कहता है कि वो जो है अमेरिकन बेसिस जो क्षेत्र में है, तमाम देशों में है, वहां पे उसके पड़ोस में उसके ऊपर अटैक करेगा, और ये कहता है कि उसके पास PGMs यानी प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स हैं जो ठीक टारगेट पे जाके लगती हैं, वो उससे इसराइल पे भी अटैक करेगा। यानी इसराइल के जो असेट्स हैं, इकोनॉमिक और मिलिट्री एसेट, यानी उनके मिलिट्री बेसेस, उनके मिलिट्री कारखाने, उनके फिर उसके अलावा ये जो है पोर्ट, एयरपोर्ट, बिजली घर, इस तरह की बहुत सी बातें हम काफी समय से करते चले आए, उन सबको निशाना बना। सवाल इस बात का है कि ये इतने बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव जो हैं ये पूरे नहीं होते। इसराइल जो सोच रहा है कि वो अपने को कामयाब होगा, हाँ, लेकिन ये सही बात है, ईरान और इसराइल दोनों को बहुत क्षति पहुंचेगी। और ये सोच लेना कि ईरान की रिजीम गिर जाएगी, ये मुश्किल है, क्योंकि ईरान में नेशनलिज्म बहुत डीप रूटेड है। डिफरेंसेस जरूर हैं उनके आपस में, लेकिन अगर इसराइल ने अटैक किया तो वो सब मिलके रिजीम के साथ खड़े हैं। हमने देखा था जब सद्दाम हुसैन ने ईरान इराक वार की थी, इराक ने ईरान पे अटैक किया था, उस समय तो आर्मी भी नहीं थी, क्योंकि शाह ईरान की आर्मी डिसॉल्व कर दी गई थी। तो उन्हीं ने उसके बाद अपनी रैग टैग आर्मी जिसे कहते हैं बना के और इन लोगों से लड़े, और 8 साल तक लड़ते रहे। बाद में इनको छोड़ना पड़ा, और इराक ईरान हालांकि इस प्रोसेस में बर्बाद हो गए। क्या ये सिनारियो ईरान और इसराइल के बीच में भी इसी तरह डेवलप होता होगा? ये सब आने वाला समय बताएगा। हम लोग को इंतजार करें। बेहतर ये होगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, अमेरिका जो कहता है कि युद्ध का विस्तार ना हो तो बेहतर है, सब मिलकर अगर इसराइल पर प्रेशर डाले तो युद्ध रुक सकता है, बातचीत कर, मगर ये उसकी शर्त ये होगी इसराइल को ऑक्युपाइड टेरिटरी से फिलिस्तीन की विड्रॉ करना पड़ेगा, तभी अमन शांति आएगी। ये भी तय होगी। क्या इसराइल इसके लिए तैयार है? ये बहुत से सवाल है जो समय होने तो पता चले। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी बढ़ाइए। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इसको और आगे लोगों में, अपने मिलने जुलने वालों में भी भेजें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।